अर्थ को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा अर्थ के बारे में जानना होगा, थोड़ा सा अंदर जाना होगा कि अर्थ का सेंटर कैसा, अर्थ का कोर कैसा, अर्थ का क्रस्ट कैसा है ना। तो ये जो स्टडी होता है, ये सारा जो अर्थ का स्टडी हो रहा है इनसाइड और आउटसाइड, इसी को प्रोसेस को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, समझ में आ गया ना, जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में टोटल जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो बहुत सारा चीज़ों से हम लोग अर्थ के बारे में जान सकते हैं, ऐसा तो नहीं है अर्थ के बारे में जानने के लिए एक ही सोर्स है, बहुत सारा सोर्स हम लोग अर्थ के बारे में जान सकते हैं। पहला तो तरीका होता है कि हम लोग ड्रिल करके नीचे जाएंगे, जैसे हम लोग आर्कटिक ओशियन में गए हैं ड्रिल करके, सबसे जो डीपेस्ट गए वो कोला एक रीजन है आर्कटिक ओशियन में, रसिया के पास है, समझ लो है ना, वहाँ पे गए लगभग 11.5-12 किलोमीटर तक, समझ आ गया ना, तो वहाँ तक गए हैं। तो अर्थ का इंटीरियर में हम लोग ज़्यादा किलोमीटर तक नहीं जा सकते हैं। अगर अर्थ का पूरा रेडियस देखिएगा एकदम नीचे तक तुम जाएगा तो लगभग 6000 किलोमीटर है, समझ में आ गया ना, लगभग 6000 किलोमीटर है। अगर तुम यहाँ सेंटर मतलब एकदम ऊपर सरफेस से लेकर एकदम कोर तक जाना चाहो तो लगभग 6000 किलोमीटर है ना। बट हम लोग कितना जा पाए हैं आज तक पता है, सिर्फ 12-13 किलोमीटर जा पाए हैं, समझ में आ गया ना। तो सोचो कहाँ 6000 और कहाँ 12 किलोमीटर। उसका रीजन है जैसे जैसे तुम लोग नीचे जाएगा ना अर्थ के क्रस्ट में, जैसे हम लोग छेद करके नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हर लगभग सब लोग 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, हर 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो, अब सोचो तुम अगर 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है तो अगर गलती से 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर अंदर गए तो कितना डिग्री बढ़ जाएगा, समझ में आ गया ना। जिसकी वजह से अर्थ का जितना नीचे हम लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होने लग जाता है, जिसकी वजह से नीचे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। 12 किलोमीटर से नीचे हम लोग जाएंगे ना 20 तक जाने में तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो इंसान के सहने लायक नहीं रहेगा, समझ में आ गया ना। तो एक तो ये हो गया कि हम लोग अर्थ के ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं, बट फिर भी आज के दिन में हम लोग को पता है कि अर्थ का कोर कैसा होता होगा, अर्थ का मेंटल कैसा होता होगा, अर्थ का जो एकदम कोर है वो किस चीज़ का बना होगा, हम लोग को कैसे पता चलता है। इसी स्टडी को तो जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। हम लोग अर्थ के अंदर आज तक विजिट नहीं कर पाए, कोई गया नहीं है अर्थ के कोर में, लेकिन फिर भी हम लोग मोटा मोटी जानते हैं अर्थ का कोर कैसा होगा, अर्थ का मेंटल कैसा होगा, लावा कहाँ पे बन रहा होगा, है ना, ये सारा चीज़ जानते हैं। इसी चीज़ का स्टडी तो जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो हम लोग कैसे जानते हैं, बहुत सारा तरीका है। एक तो होता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होता है, अर्थ में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होता है, तो जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होता है तो अंदर से मटेरियल क्रैक्स के थ्रू जो बाहर निकलता है, वॉल्केनो चैप्टर में लोग वॉल्केनो अच्छा से पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना, यहाँ पे बस ऊपर ऊपर से बता रहे। तो वॉल्केनो जो नीचे से निकलेगा तो हम लोग को क्या होता है, एक जब उसका स्टडी करते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है, रफ आइडिया कि अर्थ के नीचे में क्या होगा, है ना, एक रफ आइडिया हम लोग को मिल गया। तो उससे पता चल गया अर्थ का इंटीरियर वगैरह कैसा होगा, ये तो हो गया एक रीजन, ये हो गया। उसके अलावा जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे तुम लोग जानता हो इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। तो जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है तो रॉक्स को भी स्टडी करने के बाद हम लोग जान जाते हैं कि आखिर अर्थ के नीचे में क्या हो रहा होगा। क्योंकि देखो जब वॉल्केनो निकलता है तो वॉल्केनो बहुत बार होता है क्या कि धरती के बाहर मतलब क्रस्ट पे निकल जाता है, क्रस्ट पे निकल करके फॉर्म अगर वो ठंडा हो गया तो अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा धरती पे। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि वो क्रस्ट तक निकल ही नहीं पाया, अगर उसको जैसे वॉल्केनो कहीं नीचे से निकलता है ना, ये अर्थ है ना, मान के चलो वॉल्केनो यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे अगर क्रैक्स है, यहाँ क्रैक्स है तो वॉल्केनो तो ऐसे रास्ता से बाहर निकल जाएगा। बट अगर उसको क्रैक्स मिल ही नहीं रहा तो वॉल्केनो अंदर ही में फूट करके जम जाएगा। तब जब हम लोग डीप उसमें मतलब गड्ढा करके जाएंगे तब हम लोग को पता चलता है अंदर भी इतना बड़ा माउंटेन था, ये इतना बड़ा रॉक था, तो हम लोग को पता चलेगा अच्छा लावा तो वहीं पे कूल हो गया था, है ना। तो उसके स्टडी किए हम लोग तो हम लोग को पता चला अच्छा ऐसा होता होगा मेंटल हमारा, ऐसा होता होगा कोर। तो एक तो ये हो गया कि डीग करके जाओ नीचे में और स्टडी करो, दूसरा हो गया कि जो लावा हुआ निकलता है वॉल्केनो से उससे स्टडी कर लो, ये सब तरीका हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका, मेटियोर्स जो आता है, हम तुम लोग को बताएं मेटियोर्स वगैरह हो गया चैप्टर 2-3 चैप्टर पहले, मेटियोर्स वगैरह जो आता है वो भी अर्थ का स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब हम लोग मानते हैं ना कि पहले सबको एक ही थे, उसके बाद ना फूटे हैं, है ना, बिग बैंग तो उसके बाद हुआ है, पहले तो हम लोग सब मानते हैं सब एक ही जगह थे। तो अगर मेटियोर्स को हम लोग स्टडी करते हैं तो मोटा मोटी देखा जाए तो अर्थ को ही स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है अर्थ भी मेटियोर्स का ही पहले पार्ट था, सबको तो एक ही साथ रहते थे, एक ही फैमिली था एक तरह से। तो मेटियोर्स को स्टडी करते हैं तो जो भी उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन पाया जाता है तो उसी हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि धरती का भी ऐसी केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, है ना। तो ये सारा अंदाजा का गेम है, अभी तक जितना भी हम लोग स्टडी किए वो सारा अंदाजा में, कोई कोर में गया नहीं है, है ना, और जा भी नहीं पाएगा। क्या पता शायद टेक्नोलॉजी वैसा बन जाए, लेकिन जिस हिसाब से धरती के ऊपर हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं धरती के नीचे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि धरती के नीचे एक्सप्लोर करने में बताया ना तुमको हर 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, समझ आया ना। तो तुम देखो ना, तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस अभी बढ़ जाता है तो हम लोग गर्मी से हालत खराब हो जाता है ना। हर 32 मीटर में अगर 1-1 डिग्री बढ़ते रह जाए तो 320 मीटर जाओ नीचे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, है ना, लगभग 600 जाओ 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 1200 जाओ तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बताओ 1 किलोमीटर में लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, कहाँ से आदमी जा पाएगा नीचे, है कि नहीं। तो यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ज़्यादा नीचे तक डग नहीं कर पाते अर्थ में, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जो होता है वो आता है ना। अब क्वेश्चन इधर ही से बनता है कि जब हम लोग मान के चलो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। अब तो एसएससी में भी क्या होता है ना, मेंस वगैरह जो एसएससी का होता है उसमें ये सब क्वेश्चन आता है, जो देखता है बच्चा का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अब वो सब रटने वाला चीज़ का जमाना जा रहा है ना, सब आदमी लोग रट लिया है बुक सारा, है ना, लूसेंट सब रट के बैठा हुआ है, जितना अच्छा अच्छा बुक है सब रट के बैठ गया है ना, रटने वाला लोग सब रट लिया है
है ना। तो अब सारा एग्जाम जो हो रहा है वो सारा एग्जाम देख रहा है कि तुमको कॉन्सेप्ट कितना पता है। अब रटने से काम नहीं चलेगा, सारा एग्जाम अब कहीं ना कहीं रट्टू तोता से कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है। हम लोग का जितना भी पॉलिसीज भी आता है, एजुकेशन पॉलिसी आता है, एनसीईआरटी का करिकुलम आता है, वो भी अब प्रमोट कर रहा है कि थोड़ा डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग हो। रट्टू तोता हम लोग को क्रिएट नहीं करना है। तो तुम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जो आने वाला एग्जाम है, आने वाला 3-4 साल में, इवन जो रेलवे वगैरह का भी एग्जाम होता है जो टोटली मतलब फैक्ट बेस्ड होता है ना, वो भी देखना धीरे धीरे जो होगा ना, वो देखो क्या करेगा, जितना एसएससी वगैरह ये लोग यूपीएससी का पैटर्न ले लेगा, यूपीएससी अपना अलग ही पैटर्न खोज लेगा, तब तक ये लोग सब यूपीएससी का पैटर्न ले लेगा, जितना स्टेट पीसीएस एसएससी वगैरह, और जितना रेलवे वगैरह है ये लोग सब एसएससी का पैटर्न फिर लेने लगेगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, समझ में आया ना। तो आने वाले समय में एग्जाम कॉम्पिटिशन और हार्ड होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट जिसको पता है वही मतलब सब लोग एक तरह से किंग रहेगा, समझ में आ गया। रट्टू तोता वाला जमाना जा रहा है। तो अब जैसे अर्थ में हम लोग जाएंगे तो देखो क्या क्या होगा। अभी तुम लोग से पूछेंगे, तुम लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, देखते हैं। जब अर्थ में लोग डिग करते हैं तो बताओ सबसे पहले तो प्रेशर का क्या होगा। जैसे जैसे अर्थ के नीचे जा रहे होंगे, ये अर्थ है, समझ, ये अर्थ है हमारा। अर्थ में अगर हम लोग जा रहे होंगे नीचे तो डिग करके, तो प्रेशर का क्या होगा बताओ पहले। प्रेशर बढ़ेगा घटेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बोलता प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर तो आंख मूंद के बढ़ेगा, है ना। चलो ठीक है, ग्रेविटी का क्या होगा, बढ़ेगा कोई बोल रहा है, कोई बोलता है घटेगा, ठीक है, दोनों ले लेते हैं। और क्या बोलते हो, चलो डेंसिटी भी बोल दो, हाँ डेंसिटी है अर्थ का। अच्छा डेंसिटी अलग चीज हो गया, डेंसिटी हम बढ़ा देंगे, समझ आ गया ना। अर्थ का क्रस्ट वगैरह का डेंसिटी अलग अलग हो गया। हाँ तो डेंसिटी का भी थोड़ा देर के लिए ये कर देते हैं, इसमें थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये 3 को चीज बताओ जो मोस्टली एग्जाम में आएगा। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता है, समझ में आ गया ना। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, समझ में आ गया ना। टेम्परेचर तो बता ही दिए बढ़ता ही है ना। ग्रेविटी का क्या होता है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, एक और चीज भूल गए हम। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि कोई असर नहीं होगा, बढ़ेगा बोलता है ना। चलो ठीक है, देखो जो जो तुम लोग आंसर दिया बताते हैं। प्रेशर जो होगा, जैसे जैसे हम लोग धरती के नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ रहा होगा, समझ में आ गया ना। प्रेशर बढ़ रहा होगा वो ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर बढ़ रहा होगा क्योंकि तुमको बता दिया हर 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ ही जाता है लगभग। ग्रेविटी का क्या होगा, ग्रेविटी घटेगा, ठीक है ना। उसका रीजन है देखो यहाँ पर, जैसे ग्रेविटी, ये अर्थ है हमारा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग सेंटर की ओर जाएंगे ना, यहाँ पर मान के चलो ये सेंटर है हमारा, तो ये सेंटर है, ये कोर का एकदम सेंटर है। तो ग्रेविटी क्या होगा ना, ग्रेविटी यहाँ पर घटेगा। उसका रीजन है ग्रेविटी घटने का, कोई बताएगा ग्रेविटी क्यों घट रहा है, किसका रेडियस कम हो जाएगा। तो रेडियस और क्लोज जा रहे हैं ना, हाँ वही तो बोल रहे हैं। तो बताओ, वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। वो तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि पोल और इक्वेटर में कहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो हम लोग बोले थे पोल में ग्रेविटी ज्यादा होगा क्योंकि सेंटर से पास में पोल है। हमारा अर्थ जो होता है ना वो जियोइड शेप में है ना, तो हमारा अर्थ में इक्वेटर ज्यादा डिस्टेंस पे है, पोल ज्यादा क्लोज में। वो कॉन्सेप्ट अलग था, वो तो ऊपर सरफेस में हो गया। हम लोग अंदर के सरफेस में बात कर रहे हैं। वो तो एक सेकंड, वो तो हम लोग ऊपर का बात कर रहे हैं ना, है ना। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग बात करते पोल पे बढ़ेगा, वो तो सरफेस का ऊपर का बात था, सरफेस अंदर का बात कहाँ था, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोल रहे थे हम लोग बढ़ेगा, यहाँ पे बोल रहे थे घटेगा, क्योंकि इक्वेटर हमारा बल्ग आउट किया हुआ है ना, इसीलिए। लेकिन जब अंदर में जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे तो हम लोग अंदर जा रहे हैं ना, अर्थ के अंदर तुमको लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा आप बताओ। हाँ घटेगा, क्यों घटेगा ये बताओ। नहीं वो रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है। जबकि देखा जाए तो आदमी को बोलना चाहिए कि कोर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटी तो बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ग्रेविटी घटेगा। उसका रीजन है, इनफैक्ट जब तुम सेंटर में पहुंच जाओगे तो ग्रेविटी जीरो भी हो जाएगा, समझ में आ गया ना। जब तुम सेंटर में चल जाओगे तो एक पॉइंट के बाद ग्रेविटी जीरो भी हो। उसका रीजन है देखो, क्योंकि जैसे तुम सेंटर में गए तो अर्थ का जो पूरा ये एरिया ना, ये भी तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है ना, तुमको यहाँ पर भेज दिया हम, ठीक है ना। तो देखो अर्थ इधर से भी ग्रेविटी तुम पर लगा रहा है, इधर से भी ग्रेविटी लगा रहा है, इधर से भी ग्रेविटी लगा रहा है, इधर से भी ग्रेविटी लगा रहा है। काउंटर बैलेंस चारों डायरेक्शन में एक जगह से हो गया तो जीरो ग्रेविटी हो जाएगा, समझ आ गया ना। कोर में तुम पहुंचोगे तो ग्रेविटी जीरो हो जाएगा क्योंकि चारों बगल से तुम पे इक्वली फोर्स लग रहा होगा, समझ आ गया ना। तो इसीलिए ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। तो कहने हम लोग जैसे हम लोग सेंटर की ओर जाएंगे ग्रेविटी लगातार घटते जाएगा। जैसे हम लोग सेंटर की ओर जाएंगे ग्रेविटी लगातार घटते जाएगा, क्योंकि जैसे तुम यहाँ पहुंचे हो तो अर्थ का ऊपरी वाला हिस्सा वाला भी तो तुमको ग्रेविटी की वजह से ऊपर टान रहा होगा, समझ में आया। अर्थ में ग्रेविटी कोर की वजह से नहीं आता है, पहली बात तो ये समझो। अर्थ में जो ग्रेविटी वो कोर से नहीं आ रहा है ना, कोर से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह रिलीज भले हो रहा, कोर से ग्रेविटी नहीं आ रहा अर्थ का, समझ में आ गया ना। अर्थ का ग्रेविटी पूरा सरफेस वगैरह से सारा बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना अर्थ का ग्रेविटी कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसमें
एक लौता चीज जिसको बोलेगा कि पूरा ग्रेविटी कोर से आ रहा है, ऐसा नहीं है। अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर जो हो गया, अर्थ में जो प्लेट्स पाया जाता है, अर्थ में जो माउंटेन रॉक्स पाया जाता है, अर्थ का अलग जो अपना ज्योग्राफी है, वो पूरा की वजह से ग्रेविटी बनता है ना। सिर्फ कोर या मतलब मोल्टेन लावा रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्रेविटी के लिए। तो कहने का मतलब ये जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, तुम यहाँ तक पहुंच गए, तो ये ऊपर वाला सरफेस भी तुम्हारे जो ऊपर में, ये भी तो तुमको टान रहा होगा ऊपर की ओर, समझ में आया? जिसकी वजह से ग्रेविटी लगातार घटते जाएगा जैसे जैसे तुम अर्थ के सेंटर में जाओगे, तो समझ में आ गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसे जैसे हम लोग सेंटर की ओर जाएंगे अर्थ में ग्रेविटी लगातार घटते जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर तो लगातार बढ़ते जाएगा, प्रेशर लगातार बढ़ते जाएगा, इस सब में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी देखा गया है, जैसे जैसे अर्थ के हम लोग नजदीक जाते हैं कोर में, मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ घटने लग जाता है, समझ में आ गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार जैसे जैसे हम लोग अंदर में जाएंगे तो घटने लगेगा। उसका भी सेम लॉजिक है कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे होंगे ना, तो बाहर का एरियाज में जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा ना, वो काउंटर बैलेंस कर दे रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार जैसे जैसे हम लोग कोर में जाएंगे वो घटेगा। ये सब चीज़ को लिख लो, ये सब चीज़ एग्जाम में आता है, समझ में आ गया ना क्या होता है ये इसके साथ। चलो हम लिखा देते हैं, रुको एक सेकेंड, ऐसे करके कहाँ तक लिखा था? जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है ना। अच्छा हेडिंग डालो, सोर्सेस टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। सोर्सेस टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले तो लिख लो डायरेक्ट सोर्सेस, डायरेक्ट सोर्सेस, डायरेक्ट सोर्सेस, डायरेक्ट सोर्सेस में लिख लो डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स लिखो। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स that penetrate deeper in the earth, that penetrate deeper in the earth, it provides a large volume of information, it provide a large volume of information। अच्छा आप बताओ, जितना भी हम लोग ड्रिल करते हैं वो जनरली हम लोग ओशियंस में करते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन बोले होंगे, इंफॉर्मेशन। हाँ चलो ये वो ठीक है, टेम्परेचर कम रहे बोल सकते हैं, ऐसा होता नहीं है टेम्परेचर कम रहे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हाँ हाँ ये एक रीज़न है, ये रीज़न है एक जेन्युइन सा कि ये हम लोग करते हैं, ठीक है। डीप कहाँ तक लिखा? इंफॉर्मेशन, है ना। उसके बाद लिखो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट is done to study the interior of earth, is done to study the interior of earth, is done to study the interior of earth, ठीक है। the deepest drill जो अभी तक हुआ है, the deepest drill is in कोला, the deepest drill is in कोला। कोला कहाँ? आर्कटिक ओशियन में। कोला कहाँ? आर्कटिक ओशियन में, 12 किलोमीटर लगभग हम लोग गए थे, ठीक है। कोला कहाँ? आर्कटिक ओशियन में, लगभग 12 किलोमीटर तक हम लोग इसमें गए थे। उसके बाद लिखो वॉल्केनिक इरप्शन, डायरेक्ट में ही वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो हम लोग को पता चलता है। लिखो द मोल्टेन मटेरियल मैग्मा, मोल्टेन, हाँ वॉल्केनिक इरप्शन, द मोल्टेन मटेरियल मैग्मा कैन कम आउट फ्रॉम द अर्थ, कैन कम आउट फ्रॉम द अर्थ's mantle, can come out through the earth's mantle, which are studied to know earth's crust, which are studied to know earth's crust, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेस में लिख लो मेटियोर्स, अपने से भाषा में लिख लो ना, मेटियोर्स है जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेस में, क्योंकि मेटियोर्स भी पहले जितना भी चीज़ है वो सारा तो यूनिवर्स एक ही जगह था ना, तो वो तो बाद में ये हुआ है, तो जिसके वजह से जो क्वालिटीज़ है वो मैच करता है। which are used to study earth's crust,
ठीक है, हो गया। अब लिखो क्या होता है जब अर्थ में हम लोग जो डीप जाते हैं ना, तो ये वाला चीज है ना, हेडिंग अपने से बना लेना, व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो टेम्परेचर क्या होता है, अपने से लिख लो टेम्परेचर क्या होता है, वो तो तुम लोग जानता ही, एज वी गो डीप टेम्परेचर राइजेस, और कितना राइज करता है, हर 32 मीटर में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है। ठीक है ना, टेम्परेचर का हो गया। उसके बाद प्रेशर का लिख लो कि जैसे जैसे हम लोग डीप में जाते हैं प्रेशर ऑब्वियस सी बात है बढ़ने लग जाता है। ठीक है, प्रेशर भी लगातार बढ़ने लग जाएगा। डेंसिटी, जैसे जैसे हम लोग सेंटर की ओर जाएंगे डेंसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है ना, कोर में सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होता है, डेंसिटी भी बढ़ेगा, कोर में सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होगा, कोर में सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होगा। एवरेज डेंसिटी अर्थ का क्या है उसको लिख लेना, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया एवरेज डेंसिटी। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड भी जैसे हम लोग नीचे जाते हैं लगातार घटता है, मैग्नेटिक फील्ड भी घटता है, और ग्रेविटी भी तो तुमको बता ही दिए घटता है। ठीक है, अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट। सबसे पहले आ जाओ अर्थ के क्रस्ट में। क्रस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है ओशियनिक, एक होता है कॉन्टिनेंटल। लिख लो, एक ओशियनिक क्रस्ट होता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। ठीक है, तो देखो इस तरह का अर्थ का क्रस्ट हम बनाए हैं मोटा मोटी। ठीक है ना, तो अर्थ का क्रस्ट दो हिस्सा में बांटा जाता है, एक होता है ओशियनिक और एक होता है कॉन्टिनेंटल वाला क्रस्ट। ठीक है ना, तो ये जो अर्थ का क्रस्ट मींस ऊपर वाला भाग जो है जिसमें हम लोग रहते हैं वो सारा क्रस्ट में आता है, समझ में आ गया ना। तो इसको दो हिस्सा में बांटा गया है, ये हो गया आपका जाकर के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हो गया आपका जाकर के ओशियनिक क्रस्ट। समझ में आ गया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो देखो जनरली थोड़ा सा ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो जनरली थोड़ा सा थिक है, थिक मतलब मोटा है। उसका रीजन है पहाड़ प्लेटू बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। इवन जब इधर आ जाओ, क्या बोलते हैं, हिमालय साइड आ जाओ, तब तो ये और ज्यादा बड़ा बन जाता है, 70 किलोमीटर तक का लगभग क्रस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अभी लिखा देंगे सारा डेटा जो जो इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो। तो क्रस्ट जो होता है वो ज्यादा थिक है ना, थिक है, बट क्रस्ट जो होता है वो लाइट भी है। क्रस्ट थिक तो जरूर है बट लाइट है। लाइट मीन्स क्या होता है, हल्का, है ना, एज कम्पेयर टू ओशियनिक। जबकि ओशियनिक वाला क्या हो गया, ये क्रस्ट जो है ये ओशियन वाला है, समझ में आ गया ना। ये जो हो गया ये वो जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज्यादा मोटा है, ठीक है, ये थोड़ा सा थीन है। अरे वाइट से सही में समझ में आ रहा वहां से। तो ये थोड़ा सा थीन है बट ये हेवी भी है, ऐसा है। उसका रीजन है क्योंकि तुमको पता है लगभग 70% जो अर्थ है वो पानी से भरा हुआ है ना। तो 70% अर्थ अगर पानी से भरा हुआ है तो पानी का वेट होता है अपना। तो इसीलिए जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका वेट ज़्यादा है बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वेट कम है। बट ये ज़्यादा मोटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ चट्टान ये सब पाया जाता है ज़्यादा, है ना, प्लेटू वगैरह पाया जाता है, तो जिसकी वजह से ये ठीक ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है ओशियन में नहीं पाया जाता, ओशियन में पाया जाता, बट इसका जो ये है क्या बोलते हैं वो नीचे का सरफेस में पाया जाता है, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए यहाँ का जो लेयर है वो थोड़ा थिन है एज कम्पेयर टू क्या बोलते हो क्या बोलते हो कॉन्टिनेंट का क्रस्ट। ठीक है ना, तो ये चीज लिख लो। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक साइड लिख लो, एक साइड ओशियनिक क्रस्ट लिख लो, ठीक है। और उसमें लिखो क्रस्ट जो एक्चुअली में वो सबसे थिनेस्ट लेयर है। अर्थ को अगर हम लोग बांटे हैं क्रस्ट मेंटल कोर में, तो सबसे थिनेस्ट लेयर जो है हमारा क्रस्ट ही है। क्रस्ट बहुत छोटा है हमारा, ठीक है ना, मेंटल और कोर उससे ज्यादा बड़ा बड़ा है। तो अगर तीनों में पूछा जाए क्रस्ट मेंटल कोर में सबसे छोटा या सबसे थिनेस्ट कौन है, तो हमारा क्रस्ट ही है। तो वो सबसे थिनेस्ट लेयर हो गया हमारा अर्थ का। दूसरा लिख लो कि एवरेज क्या है,
एवरेज है जो क्रस्ट है उसका एवरेज माना गया 5 से 40 किलोमीटर, किसका? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, 5 से लेकर के 40 किलोमीटर तक। देखो 5 हम इसलिए लिखा दिए कि कहीं कहीं 5 भी है ना। ऐसे अगर एवरेज एक्चुअली में देखिएगा तो 16 से 40 लिखना ज़्यादा सही रहेगा। 5 हम इसलिए लिखा दिए कि कहीं कहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 5 किलोमीटर तक का भी है, इसीलिए एक रेंज हम बता दिए तुमको, 5 से 40 तक जाता है जनरली, लेकिन 40 के ऊपर भी जाता है ना। तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग हिमालय का रेंज में चल जाएंगे तो क्रस्ट 70 किलोमीटर का है ना। तो अब हिमालय में 70 किलोमीटर का है, तो अब जस्ट बिकॉज एक हिमालय है 70 किलोमीटर का तो एवरेज थोड़ी ना गड़बड़ा जाएगा। पूरा धरती का एवरेज अगर लेंगे तो लगभग 40 के आसपास ही रहता है, तो इसीलिए हम लोग मानेंगे कि 40 तक जाता है, समझ में आ गया ना। लेकिन एक्सेप्शन है, हिमालय में 70 किलोमीटर तक भी चल जाएगा, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो लिख लो क्रस्ट का जो होता है वो रेंज लगभग समझ लो 5 से 40 होता है, 16 से 40 ज़्यादा अच्छा नंबर रहेगा, और बाकी ऊपर नीचे थोड़ा सा वेरिएशन हो ही जाएगा, ठीक है। उसी में लिख लेना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो ज़्यादा थिकर होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिकर। अच्छा अब इसी में समझो, देखो जितना भी हम लोग जानते थे पहले क्या बोलते हो अर्थ के बारे में, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि चट्टान पहाड़ ये सब सिर्फ अर्थ का क्रस्ट का भाग होगा। बट जब हम लोग ओशियन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए तो हम लोग को पता चला कि ओशियन में भी वो सारा चीज़ पाया जाता है जो अर्थ के क्रस्ट में लगभग पाया जाता है। वहाँ भी पहाड़ है, वहाँ भी चट्टान है, वहाँ पर भी अलग टाइप का लाइफ फॉर्म है, वहाँ का अलग ही अपना मतलब इकोसिस्टम चल रहा है ना। तो जैसे जैसे अभी हम लोग ओशियन को कुछ डिस्कवर नहीं किए हैं, ठीक है ना। जितना बाहर में डिस्कवर कर लिए उतना अंदर में नहीं डिस्कवर किए हैं। तो ओशियन वाला पार्ट अभी बहुत अनडिस्कवर्ड है ना, कुछ डिस्कवर हम लोग नहीं किए। जैसे जैसे डिस्कवर करें तो नया नया राज हम लोग को खुल रहा है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग देखें कि वहां पर भी सारा चीज मोटा मोटी वैसा है जैसे अर्थ का क्रस्ट में है, समझ में आ गया ना। बस वही पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे अर्थ का क्रस्ट में जो जो एक्टिविटी होता है वही एक्टिविटी ओशियन का भी क्रस्ट में होगा। जैसे अर्थ का यहाँ पर वॉल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ओशियन का भी क्रस्ट में वॉल्केनो आता है और क्या बोलते हो अर्थक्वेक आता है। जैसे अर्थ में होता है वैसे ही सारा ओशियन में होता है, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर रॉक्स बता रहे तुमको। अब देखो यहाँ पर एक चीज, जब ओशियन का क्रस्ट में मान के चलो अर्थक्वेक वॉल्केनो या कुछ भी चीज एक्टिविटीज होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होता है, तो लावा जो निकलता है, और अर्थ के क्रस्ट में भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होगा तो लावा वगैरह निकलेगा। तो लावा वगैरह निकलना ज्यादा आसान कहाँ होगा तुम बताओ? अर्थ के क्रस्ट में आसान होगा या ओशियन के क्रस्ट में आसान होगा? बताओ। नहीं, लावा अगर निकलना होगा तो ज्यादा आसान होगा ओशियन के क्रस्ट में, क्योंकि ओशियन क्रस्ट बहुत छोटा है, पतला है। तुम लोग ओशियन क्रस्ट का डेप्थ लिखे क्या? नहीं लिख पाए हैं। ओशियन क्रस्ट का जो होता है वो डेप होता है 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है ना। ओशियनिक क्रस्ट का जो ये है उसका है 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली पतला है, ये 5 से 10 ही किलोमीटर तक का है, और ये लगभग 16 से 40 किलोमीटर तक है। एक्सेप्शन थोड़ा थोड़ा है, जैसे हिमालय में 70 किलोमीटर तक चल जाता है तो हम लोग उसको नहीं पकड़ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोटा है। और ये यहाँ पर 5 से 10 किलोमीटर तक है। तो अब बताओ, अगर हम मान के चलो है लावा, हमको बाहर निकलना है, तो ज़्यादा आसान मेरे लिए ये रहेगा कि ये रहेगा? जाहिर सी बात है पतला वाला सरफेस रहेगा, क्योंकि यहाँ से चांसेस ज़्यादा है। तो देखो इसीलिए यहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन होता है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर हमेशा न्यू रॉक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यू रॉक्स। यहाँ पर हमेशा न्यू रॉक पाया जाएगा, इसको बसाल्ट बोलेंगे। क्यों न्यू रॉक पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर निकलना मैग्मा का ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू वहाँ, है ना। तो यहाँ पर हमेशा न्यू रॉक्स पाया जाएगा, इसको हम लोग बसाल्ट कहते हैं। और यहाँ पर ओल्डर रॉक्स पाया जाएगा जो आज से हजारों साल पहले निकल करके कूल डाउन हो गया है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट ज़्यादा पाया जाएगा। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? ग्रेनाइट का रॉक्स पाया जाएगा। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? बसाल्ट का रॉक पाया जाएगा। अब एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हो ओशियनिक क्रस्ट से क्या बोलते हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जाते हैं, मेंस में था स्टेटमेंट बेस्ड, तो लगातार जो होता है वो हम लोग को पुराना रॉक्स मिलता है, ऐसा ही टाइप का कुछ था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? As we move from oceanic crust to continental crust, the age of rocks gets older. ये सही स्टेटमेंट है। तो ऐसा ही स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्या जाने, इधर न्यू रॉक्स पाया जाएगा, इधर फ्रेश रॉक पाया जाएगा। जैसे ही हम लोग जाएंगे इधर से इधर की ओर जा रहे होंगे तो हम लोग को ओल्डर रॉक्स पाया जाएगा। यहाँ पे ओल्डर रॉक्स पाया जाएगा। और जैसे हम लोग इधर से इधर जा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग को क्या होगा? फ्रेशर और न्यू रॉक्स पाया जाएगा, है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट इसी तरह बिल्ड होगा तुम लोग का, कॉन्सेप्ट बिल्ड क्लास इसी को बोलते हैं। ऐसे करके तुम लोग समझेगा तो जाके बना पाएगा आगे का एग्जाम में, है ना। अब आगे वाला एग्जाम में ये नहीं पूछेगा तुमसे डायरेक्ट कि बताओ ओशियन के क्रस्ट में क्या पाया था, बसाल्ट ग्रेनाइट क्या पाया जाता। अब ऐसा क्वेश्चन समझ लो, अगर 4 सेंटेंस दे रहा है तो एक में जरूर रहेगा, बट अब उसके बेसिस पर तुम लोग का एग्जाम नहीं निकलेगा। समझ में? अब तुम लोग को समझना होगा थोड़ा डीप में जाकर के कि अच्छा कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा, समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया, इधर बसाल्ट पाया जाएगा, इधर ग्रेनाइट पाया जाएगा, ठीक है ना। ये मोटा मोटी लिख लिया तुम लोग, आगे लिखो, इस बात को लिख लेना, अपना भाषा में लिख लो ना, क्या हम डिक्टेट करेंगे।
कि ओशियन में जो होता है वो लगातार वॉल्केनोज एक्टिविटीज होते रहता है, क्योंकि वहाँ पे थीन लेयर है जिसकी वजह से वहाँ पे न्यू रॉक्स बनते रहता है जिसको बसाल्ट कहते हैं। यहाँ पर रॉक्स रेदर ओल्डर होता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो एक्टिविटीज बहुत कम आता है और सालों पहले जो आया हुआ रहता है, तो ग्रेनाइट वहाँ पे बनता है ना। तो इस बात को थोड़ा सा अपने से लिख लो, ठीक है। हो गया है यहाँ तक क्या? ठीक है। अच्छा, अब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक और छोटा सा डिटेल लिखना, हालांकि हम केमिकल कंपोजिशन में अलग से भी बता देंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जनरली जो पाया जाता है वो सियाल पाया जाता है, SiAl सियाल, जिसको बोलते हैं सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो कंपोजिशन रहता है रॉक्स वगैरह का वो जनरली सियाल रहता है, SiAl सियाल, है ना, तो सिलिका और एल्युमिनियम। और वहीं ओशियनिक क्रस्ट में जो रहता है वो सीमा रहता है, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। कृष्णा थोड़ा एक बार तकलीफ देंगे, गेट बंद कर देना थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग में ना रिफ्लेक्टर हो जाता है। लॉक ही करते हैं, लॉक नहीं होता है क्या? हाँ कोई नहीं, छोड़ो। हो गया, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ओशन के में सीमा पाया जाता है SiAm में, ठीक है ना। और कोर की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो नाइफ पाया जाता है, NiFe नाइफ, निकल और आयरन। कोर की तरफ नाइफ पाया जाएगा, NiFe नाइफ, निकल और आयरन, ठीक है। और यहाँ पर जो तुमको बता दी ओशनिक क्रस्ट और उसमें सीमा और उसमें सियाल, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत पहले आता था, अब शायद आए कि नहीं आए देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं कि थोड़ा सा अर्थ के स्ट्रक्चर को देखते हैं कैसा क्या है, ठीक है ना। साथ साथ ही बना लेना ताकि हमको एक्सप्लेन करने में टाइम मिल जाए, ठीक है। अर्थ का क्रस्ट के अगर हम लोग अंदर जाएंगे ना, जैसे अर्थ का एक टुकड़ा निकाल लिया हम लोग, कोन का टाइप का एक टुकड़ा निकाल लो, है ना, आइसक्रीम उसका खाते हैं हम लोग, तो अर्थ का एक कोन वाला हिस्सा, कोनिकल हिस्सा निकाल लिए, है ना। तो अब उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? साथ साथ बनाते चलो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जहाँ पे मिलन होता है उसको हम लोग कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया ना। तो फिर से बता दे रहे हैं, जो ये हमारा क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा क्रस्ट हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट। जहाँ पर ये दोनों मीट करेगा ना, जहाँ पर ये दोनों का संगम होगा, एक तरह से बोल दो, जो जंक्शन में मीट होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया ना। तो लिख लो अपने से, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? जहाँ पर क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट का मेल होगा वहाँ पर कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। अच्छा, इस साइड का चीज समझ में आ रहा है तुम लोग को? इधर का चीज समझ में आ रहा है? क्या लिखे हैं किलोमीटर में? देखो, ये हम लोग अर्थ के डीप में गए, बोले ना हम लोग क्या किए ना, अर्थ से एक कोना निकाल दिए, आइसक्रीम की तरह एक कोन हम लोग निकाल दिए अर्थ से। तो हम लोग को क्या पता चल रहा, ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट सिर्फ ऊपर का भाग नहीं, थोड़ा सा क्रस्ट तो हो गया। क्रस्ट हम लोग का थोड़ा डीप में भी जाएगा, जैसे हम तुम लोग को लिखा है ना कि कॉन्टिनेंटल में क्रस्ट 40 किलोमीटर तक भी जाता है, कहीं कहीं तो 70 किलोमीटर में गया हुआ है ना। तो ये पूरा जो हमारा होगा ये लगभग 70 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर एक मतलब जेन्युइन सा फिगर ले लिए। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया, ये हमारा क्रस्ट का भाग हो गया। अपर क्रस्ट का जो भाग है जो लगभग 30-40 किलोमीटर गया हुआ, ये हमारा वो क्रस्ट वाला भाग हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं अपर मेंटल में भी। अब देखो, जो हमारा लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है, जो तुम लोग पढ़ा है लिथोस्फीयर क्या होता है ना,
पढ़ा होगा ना लिथोस्फीयर, क्लास 6 का ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तो हम लोग अभी तक जानते थे लिथोस्फीयर मींस लैंड होता होगा, है ना, लिथोस्फीयर मींस लैंड। बस ऐसा नहीं है, हमारा अर्थ का क्रस्ट के अलावा अपर मेंटल का भी जो पोर्शन होता है ना, अपर मेंटल का पोर्शन और हमारा अर्थ का क्रस्ट का पोर्शन, ये दोनों को ऐड करके लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। तो लिथोस्फीयर अकेला क्रस्ट नहीं होता, पहला चीज तो तुम लोग को ये आज पता चल गया, इसको लिख लेना। लिथोस्फीयर अपर क्रस्ट का पूरा हिस्सा तो होता ही है, साथ ही मेंटल का भी अपर वाला पोर्शन होता है ना। तो ये दोनों मिला करके हमारा लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अपर मेंटल और क्या बोलते हो क्रस्ट मिला करके लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा अपर मेंटल, अपर मेंटल हो गया ये अपर मेंटल, ठीक है ना। अब मेंटल दो हिस्सा में बांटे हैं, एक बांटे अपर मेंटल में, एक बांटे लोअर मेंटल में। अपर मेंटल में जनरली देखो मैग्मा वगैरह जो फ्लोट होता है वो समथिंग अराउंड यही वाला रीजन में फ्लोट होता रहेगा, और यहीं से मैग्मा जो हो ना, यहीं पे मैग्मा फ्लोट होते रहेगा, ठीक है ना, यहीं पर मैग्मा फ्लोट होते रहेगा, और यहीं पे धरती का जो भी क्रस्ट निकलेगा वहां से ये वोल्केनो की तरह इरप्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये हो गया हमारा अपर मेंटल का खेल। अब आ जाओ हम लोग लोअर मेंटल में थोड़ा आ जाओ। तो ये हमारा लोअर मेंटल हो गया, इधर अपर मेंटल हो गया, ये हमारा लोअर मेंटल हो गया, ये हमारा लोअर मेंटल हो गया, इधर हमारा लोअर मेंटल हो गया। समझ में आ गया ना। तो अपर मेंटल के क्रस्ट के बाद हम लोग मेंटल को दो हिस्सा में बांटे, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल में। अपर मेंटल से जनरली जितना भी मैग्मा वगैरह होता है वो अपर मेंटल से ही निकलता है, जो अर्थ के क्रस्ट में आता है वोल्केनो के फॉर्म में। समझ में आ गया ना। ये हो गया हमारा मेंटल का कहानी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कोर में। कोर भी हम लोग दो हिस्से में बांट दिए, एक अपर कोर और एक इनर कोर में बांट दिए। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? हमारा कोर ही है। अगर अपर कोर और लोअर कोर को मिला दे तो कोर का लेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद मेंटल का लेंथ है, फिर जाकर के क्रस्ट का लेंथ है। इस तरह से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए बड़ा से छोटा में, तो कोर सबसे बड़ा हो जाएगा, अपर कोर और लोअर कोर मिला करके फिर मेंटल होगा और फिर क्रस्ट होगा। समझ में आ गया ना। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रस्ट पहले आएगा, मेंटल फिर आएगा। देख लेना एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तुमको ऊपर से नीचे जा रहे हो, नीचे से ऊपर आ रहे हो, डेंसिटी इंक्रीज करते हुए किसी भी तरह से तुमको घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। हमको भी नहीं पता कैसे क्वेश्चन देगा, तुम लोग कॉन्सेप्ट जान के रखो, अपने से बनाना होगा इसको। समझ में आ गया ना। तो अपर कोर और इनर कोर हम लोग जानते हैं। अच्छा, आप देखो, अब यहाँ पर भी एक कैच है। हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं कि कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हम लोग जो जनरली पढ़े हैं कि कोर लिक्विड फॉर्म में होता है ना, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि सारा चीज़ गला हुआ है ना। तो वहीं पर जो होता है ना, लावा वगैरह घूमते रहता है, जिससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट होता है ना, निकल और आयरन वहीं पे पाया जाता है, ठीक है ना, ये सब। बट यहाँ पर भी एक हम तुमको मिथ है, ये चीज़ हम तुमको क्लियर कर दे रहे हैं। हमारा अपर कोर जो है वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हमारा लोअर कोर जो है, इनर कोर, वो सॉलिड फॉर्म में है। उसका रीजन है, अपर कोर लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात वहां पे सारा चीज लिक्विड रहेगा। बट जैसे तुम लोग कोर में अंदर जाते हैं तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि लिक्विड को भी अगर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दोगे तो सॉलिड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा लिक्विड। अब तुम लोग को साइंस क्लास ले लेते हैं। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा रहता है क्योंकि स्पेसेस ज्यादा रहता है पार्टिकल्स के बीच में। जब वही को तुम फ्रीज कर देते हो तो क्या होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर जो ये होता है अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस था वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो लिक्विड से सॉलिड में बदल जाएगा। तो हमारा कोर का भी यही हाल है, टेम्परेचर भले बढ़ रहा बट प्रेशर कोर में इतना ज्यादा रहता है कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगा, और जब बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगा प्रेशर की वजह से तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो यानी कि हमारा इनर कोर क्या है, अरे बोलो, इनर कोर क्या है? सॉलिड है। बट हमारा आउटर कोर क्या है? लिक्विड है। तो ये चीज याद रखना। आदमी सोचता कोर पूरा का पूरा लिक्विड है, नहीं, कोर को दो हिस्सा में बांट अगर दे तो अपर कोर तो मेरा लिक्विड है, बट इनर कोर जो है वो हमारा सॉलिड है। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस डायग्राम को नोट कर लो, डिसकंटिन्यूटी को नोट कर लो, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर ये तो हो गया आपका, देखिए क्रस्ट और ओशियन का जो जंक्शन है वहां पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं ना। अब देखो, अपर मेंटल जब मीट करता है, मतलब क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, अपर मेंटल जब यहाँ पे मीट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो अपर मेंटल वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारा मुहो डिसकंटिन्यूटी बनता है, यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल का जो मिलन हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा मुहो डिसकंटिन्यूटी का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग क्या बोले, अरे क्रस्ट तो नीचे तक 40 किलोमीटर तक भी जाता है ना। हाँ, तो जो वहां पे जंक्शन में मीट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मुहो डिसकंटिन्यूटी। फिर हमारा जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल मीट करेगा जो पॉइंट पे, है ना, अपर मेंटल लोअर मेंटल का भी एक जंक्शन होता है मीट करने का, इसको बोला जाता है रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी, है ना। फिर उसी तरह हमारा लोअर मेंटल अपर कोर से मीट करेगा, तो जब लोअर मेंटल अपर कोर से मीट करेगा तो उसको गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। फिर हमारा अपर कोर इनर कोर से मीट करेगा, तो जहां पर अपर कोर इनर कोर से मीट करेगा उसको हम लोग लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये सारा कुछ डिसकंटिन्यूटी है, इसको लिख लो स्पीड में। ठीक है। लिख लो ऐसे करके ना कि अपर कोर जहां लोअर कोर से मिलता है, कृष्णा ऐसे लिख लो, अपर कोर जहां लोअर कोर से मिलता है उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अपर क्रस्ट जो लोअर क्रस्ट से मिलेगा उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोल देंगे। ये क्रस्ट में हो गया।
अपर क्रस्ट जब लोअर क्रस्ट से मिलेगा तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ये क्रस्ट में हो गया। मेंटल में लिख लो, अपर मेंटल जब लोअर मेंटल से मिलेगा, अपर मेंटल जब लोअर मेंटल से मिलेगा तो उसको रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी, REPETI रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। कोर में आ जाओ, जब आउटर कोर इनर कोर से मिलेगा तो उसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। और बीच में जो दो डिसकंटिन्यूटी है उसको लिख लेना। ठीक है, यहां तक डायग्राम भी बना लेना अपने से, जो जैसे ही बना। डायग्राम नहीं बना रहे हो क्या तुम लोग? ठीक है, अच्छा ये तो हम लोग जान लिए क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में जान लिए हैं, लेकिन डिक्टेट हम नहीं किए हैं। एक काम करेंगे, स्टूडेंट लोग आगे आ गए हैं, अगला क्लास में डिक्टेट कर देंगे क्या होता है कोर, क्या होता है मेंटल, क्या होता है क्रस्ट, डिक्टेट कर देंगे तीनों को। समझा तो आज दिए हैं, डिक्टेट करना बाकी है, कल डिक्टेट कर देंगे, ठीक है ना? उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक तुम लोग पढ़ के आना, पढ़ लेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आगे क्लास समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो ये वाला चैप्टर चलेगा 3-4 दिन, तो लिंक रहेगा तो अच्छा रहेगा, समझ में आ गया ना? तो ये सब को देखो, ये सब डेटा थोड़ा सा याद करने का चीज़ है। ज्योग्राफी में ऐसा ही है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ भी है, तो थोड़ा सा याद भी करना होगा हम लोग को, है ना? जैसे ये सब डिसकंटिन्यूटी वगैरह, ये सबको तो याद ही करना होगा कि मेंटल और कोर का क्या होता है, इसका क्या होता है। पढ़ोगे 10-12 बार तो हो जाएगा याद, तो धीरे धीरे करके याद भी करना होगा ऐसे करके, ठीक है?